हेलो फ्रेंड्स, सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का प्री बोर्ड पेपर जो किसी स्कूल में कंडक्ट कराया गया था। जिन बच्चों का प्री बोर्ड हो चुका है वो इस पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है वो इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि उनके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल होगा, या कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनको पता चल जाए कि वो प्री बोर्ड के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन में आप सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन में आपको टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है और आपको ए बी सी डी ई पार्ट्स लेबल करने हैं। तो देखिए बच्चों, ए पार्ट जो है वो एपिडर्मल सेल होगा, और जो बी पार्ट है वो गार्ड सेल होगा, और सी होगा न्यूक्लियस, डी क्लोरोप्लास्ट होगा, और ई होगा आपका सेल वॉल। तो इसका मतलब हमारा तो 4 स्टूडेंट्स ने इसकी लेबलिंग की है, तो हमें बताना है किसकी लेबलिंग सही है। तो जो एस स्टूडेंट है उसकी लेबलिंग बिल्कुल सही है, सो डी ऑप्शन सही होगा, एस। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर मिक्स्ड। तो हमें बताना है जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया जाता है तो हमेशा न्यूट्रल जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। और हमें इसमें लिखा हुआ है कि इस फिगर में कि जो न्यूट्रल पे रखा होता है यानी 7 वो ग्रीन कलर का होता है। तो यानी जो हमें सोल्यूशन बनेगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो हमारा ऑप्शन सी ग्रीन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको टेबल दी है। अब टेबल में आपको कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं और उनके यूसेज लिखे हैं। अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन मैच करके लिखना है। तो पहला ब्लीचिंग पाउडर लिखा है ए में। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है वाटर को प्योरीफाई करने में, तो यानी ए का थर्ड हो गया। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है एक एंटी एसिड में यानी एसिडिटी की दवा बनाने में। सी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है ग्लास सोप या पेपर इंडस्ट्री में। और सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 से बनता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाएं तो हमारा सी ऑप्शन सही आता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि एक डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले हैं, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देखिए बच्चों, जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट और हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो अगर हम इनके ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सी ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कोई फिगर दी हुई है, आपको बताना है ये कौन सा रूल है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लिखा है कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके बनते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इन चारों में से करेक्ट कौन है। अब देखो बच्चों, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सोडियम आयन की 2,8।
तो Na की कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब अगर इसे आयन बनना है तो इसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नियॉन या फिर क्लोरीन में से किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होगी। अब इसके सबसे पास है नियॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2,8 बन जाएगा, यानी सोडियम आयन बन जाएगा। यानी इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो सोडियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऐसे ही क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7 और इसके सबसे पास नोबल गैस है आर्गन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी इसमें रिडक्शन होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसके हिसाब से सोडियम होगा रिड्यूसिंग एजेंट और हमारा क्लोरीन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा है, जब क्या होता है जब हम एक एसिड सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। अब बच्चों, जब भी हम एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमेशा एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ H2O भी बनता है, और जो ये रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो अगर हम इन 4 स्टेटमेंट्स में से देखें तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 ठीक है, तो यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन में दिखा है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं शुगर केन फील्ड में। तो अब शुगर केन फील्ड में आप कई बार देखते होंगे कि कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो कुछ कुछ प्लांट्स थोड़े छोटे भी होते हैं, पर अगर एक समान देखें तो ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं। सो 1 और 3 करेक्ट है, यानी 1 और 3 विल बी द आंसर, यानी ए ऑप्शन। 9th क्वेश्चन में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, आपको इसको बैलेंस करना है। सो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 4, y की वैल्यू आएगी आपकी 2 और z की वैल्यू आएगी 1, तो यानी 4, 2, 1, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 10th क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया है और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट रेजिस्टेंस इज। आपको पता होगा कि हीट जो होता है वो करंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी अगर हीट बढ़ेगी किसी कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अगर हम ग्राफ में से देखें तो ए ग्राफ बिल्कुल सही दिखता है हमें, सो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में दिया है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म एज a result of sexual reproduction produce more variations because। ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो 2 इंडिविजुअल्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से 2 अलग टाइप के जेनेटिक मटेरियल आते हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th क्वेश्चन में दिखा है कि परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज, इसका आंसर है बी ऑप्शन, 0.02%। 13th क्वेश्चन में लिखा है, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो प्लांट्स में जो जाइलम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 14th क्वेश्चन में लिखा है,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर किया गया था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा। तो यानी ए ऑप्शन ओरस्टेड सही होगा। 15th क्वेश्चन में लिखा है एक वायर है लेंथ एल की जो कि मटेरियल बनी है जिसकी रेजिस्टिविटी पी है और इस वायर को दो पार्ट्स में काट दिया गया। तो अब आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ टू पार्ट्स किसके इक्वल है। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा और रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी हाफ हो जाएगा और रेजिस्टिविटी हमें पी दे रखा है क्वेश्चन में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन p/2। 16th क्वेश्चन में से पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, साइटोकिनिन। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आपके शुरू होते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जिसमें आपको इन चारों ऑप्शंस में से टिक करना है कौन सा सही ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन असर्शन स्टील कोर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये गलत है। सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। रीजन स्टील गेट्स परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल वाउंड अराउंड। रीजन सही है। सो हमारा ऑप्शन होगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 18th क्वेश्चन में लिखा है असर्शन में इन ह्यूमन बींग्स मेल्स प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट्स। ये गलत है। मेल्स दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक एक्स और एक वाई, जबकि फीमेल्स सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो असर्शन गलत हो गया। रीजन मेल्स हैव अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स XY एंड 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। रीजन बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमारा फिर से डी ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन में लिखा है असर्शन में ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। ये गलत है। स्टमक में होते हैं और पैंक्रियाज में रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो यानी ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 20th क्वेश्चन में असर्शन में लिखा है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस एज इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक है। रीजन जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ये भी ठीक है, बट दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। तो यानी हमारा बी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 6 क्वेश्चंस दिए हैं 2 मार्क्स के। 21st क्वेश्चन में लिखा है कि हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको आपको मेंशन करना है और साथ ही साथ आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं। 22nd क्वेश्चन में आपको बताना है स्टोमेटा क्या है और इनका रेस्पिरेशन में क्या रोल है। 23rd क्वेश्चन में कि ए पार्ट में आपको एक गस्टेटरी रिसेप्टर
जो ह्यूमन बीइंग से प्रेजेंट है उसका नाम लिखना है और साथ ही साथ एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का नाम लिखना है। बी पार्ट में आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो फ्लो चार्ट इनकम्प्लीट है, तो आपको ए और बी को फिल करना है। 24th क्वेश्चन में आपको बेसिकली रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का डायग्राम बनाना है और इसके और पार्ट में आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म का डायग्राम बनाना है और उस पर आपको इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ डेविएशन मार्क करना है। 25th क्वेश्चन में आपको बताना है कि सलाइवा क्या है और इसका रोल क्या है डाइजेशन ऑफ फूड में। 26th क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम की और कॉपर की स्ट्रिप्स डालते हैं तो उसके 1 घंटे बाद क्या होता है। आपको रिएक्शन का भी नाम लिखना है और चेंज भी लिखना है, साथ ही साथ आपको केमिकल इक्वेशन भी देनी है। और बच्चों इसका और पार्ट है यहाँ पे 6th क्वेश्चन, आपको इसका ए पार्ट, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको ये एक सीरीज में दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में रिप्लेस करना है इन डिक्रीजिंग काउंटर ऑफ द एक्टिविटी। और सी ऑप्शन में आपको ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में के हिसाब से प्लेस करना है। अब यहाँ पे हमारे सेक्शन सी खत्म होता है, सेक्शन सी शुरू होता है जहाँ पे हमारे 3 मार्क्स से क्वेश्चन है 7। 30th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ AgNO3 solution? Name the 2 types of reaction to which it belongs. तो आपको बताना है कि क्या होता है जब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है। आपको ये कौन सी 2 रिएक्शंस है उनका नाम लिखना है और सबको बताना भी है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। 27th क्वेश्चन, में आपको स्टेटमेंट दी है कि डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न। तो आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ओजोन लेयर का मतलब ख़त्म होना हमारे लिए क्यों एक मुसीबत की वजह है और हमें कोई ऐसे 2 स्टेप्स बताने हैं इसे बचाने के लिए। 28th क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, ए पार्ट में लिखा है और आपको इन सब इक्वेशंस की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, साथ ही साथ आपको एकदम करेक्ट लिखना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट में लिखा है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, तो यानी N2 और H2 मिला के NH3 बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही आपको 2 पार्ट्स पढ़ के उनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। 29th क्वेश्चन में आपको ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो आपको उसकी पोजीशन ढूंढनी है, मैग्नीफिकेशन ढूंढनी है और नेचर ऑफ इमेज ढूंढनी है। और 31st क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है ए पार्ट में कि हम कौन सा रूल कौन सा है जिससे हम पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। और बी पार्ट में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो आपको ए और बी जो भी रूल्स हैं उसको बताना है, अच्छे से स्टेट करना है कि वो रूल्स क्या कहते हैं। अब 32nd क्वेश्चन में इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से 2 केसेस में से फोकल लेंथ आई लेंस की सबसे ज़्यादा होगी और आपको ये रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है। और इसके बी पार्ट में आपको बताना है कि वो आँख का कौन सा पार्ट है जिसके पास एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है और
उसके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तो आपको बताना है ये कौन सा पार्ट है आई का। 33 क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट का, और इसमें आपको कोई भी 6 पार्ट्स लेबल करने हैं, या फिर आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है और उसमें आपको ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी और कलेक्टिंग डक्ट को लेबल करना है। अब यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन डी शुरू होता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक आयरन एनर्जी लेता है 880 वोल्ट जब वो मैक्सिमम रेट पे हीट किया जाता है, और वो 30 वोल्ट लेता है जो मिनिमम रेट पे हीट किया जाता है। तो बोला गया है अगर सोर्स वोल्टेज का 220 वोल्ट है तो हमें रेजिस्टेंस और करंट ईच केस में फाइंड करना है। सो आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालना है हर केस में। बी क्वेश्चन पार्ट में आपको बताना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और सी पार्ट में आपको एक्सप्रेशन देना है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की गई है करंट में वो इस एक्सप्रेशन से डिनोट की जाती है। इसके और पार्ट में आपको एक केस दिया हुआ है कि 3 बल्ब्स जिनकी पावर पी है सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, और दूसरे सर्किट में और 3 बल्ब्स का सेट है जो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं सेम सोर्स से। तो आपको ये पार्ट में बताना है कि जो बल्ब्स हैं वो सेम ब्राइटनेस से जलेंगे दोनों सर्किट्स में। आपको अपने आंसर को रीजन से जस्टिफाई करना है। बी पार्ट में आपको बताना है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या रेस्ट ऑफ दी बल्ब दोनों सर्किट्स में जलना चालू रहेंगे, आपको रीजन के साथ बताना है। और सी पार्ट में आपको बल्ब को रजिस्टर के तौर पे दिखाते हुए एक सर्किट डायग्राम बनाना है दोनों सर्किट्स का। हम 35th क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है। ये पार्ट में पूछा गया है कि कार्बन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, इसका रीजन लिखिए, और जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखिए। इसके बी पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाने हैं, पहला इथेन के, दूसरा इथीन का और तीसरा इथेनोइक एसिड का। इसके और पार्ट में आपको ए पार्ट में लिखना है कोवेलेंट कंपाउंड्स की 2 प्रॉपर्टी स्टेट करनी है, और बी पार्ट में आपको बताना है कि मिसील फॉर्मेशन क्यों होता है जब सोप ऐड किया जाता है वाटर में, और मिसील्स क्यों नहीं बनते जब सोप इथेनॉल में ऐड किया जाता है। आपको इसका रीज़न देना है। 36th क्वेश्चन में बायो का क्वेश्चन है ये। आपको ए पार्ट में बताना है कि 4 एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम लिखने हैं। इसके बी पार्ट में कौन से मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है वो आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, और सी पार्ट में आपको एक डिफरेंस देना है फिशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। इसके और पार्ट में आपको बताना है ए पार्ट में कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखिए दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, और साथ आपको इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। इसके बी पार्ट में आपको ये जो एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स दिए गए हैं जैसे कि प्लूम्यूल, रेडिकल और कॉटलेडॉन्स, आपको इसके फंक्शंस लिखने हैं। अब यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हमारे शुरू होते हैं 4 मार्क्स से क्वेश्चंस। सेक्शन ई में आपको 37 क्वेश्चन में केस स्टडी नहीं पढ़नी है, केस स्टडी से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके ए पार्ट में आपको बताना है ऐसा कौन सा मिरर है
जो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और ऐसा कौन सा मिरर है जिसका लार्जर फील्ड ऑफ व्यू है। और बी क्वेश्चन में बताना है कि जब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कॉनकेव मिरर के और वो रिफ्लेक्ट होती है सेम पाथ, तो क्यों रिफ्लेक्ट होती है वो सेम पाथ से, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। सी पार्ट में आपको एक फिगर दी हुई है, आपको बताया गया है कि एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसके और पार्ट में आपको बताना है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की 12.5 है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी कितनी है, और दूसरे पार्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर की फोकस से दूरी कितनी है। आपको सी और डी में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में आपको ये एक कंपाउंड है एक्स, उसकी ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, आपको उसको देख के समझना है कि कंपाउंड एक्स क्या है। ऐसे ए पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई और एक्स एंड वाई, और आपको बी और सी में से कोई एक पर अटेम्प्ट करना है। बी पार्ट में लिखा है राइट द केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई पी, और आपको सी पार्ट में आइडेंटिफाई जेड करना है और रिएक्शन लिखना है वाई का जेड को पाने के लिए। डी पार्ट में आपको एक एसिड लिखना है जो पी को एक्स से लिबरेट कर सकता है, और इसके सेकंड पार्ट में आपको लाइम वाटर का रिएक्शन लिखना है पी के साथ कि वो क्यों बनाए। 39th क्वेश्चन में आपको एक टॉल पी प्लांट दिया हुआ है और एक ड्वार्फ पी प्लांट दिया हुआ है। टॉल पी प्लांट रिसेसिव है और टॉल पी प्लांट डोमिनेंट है और ड्वार्फ पी प्लांट रिसेसिव है। अब आपको इनको क्रॉस किया गया है F1 जनरेशन में, तो आपको ए पार्ट में एक फ्लो डायग्राम बनाना है जो पेरेंट्स हैं F1 और F2 जनरेशन में, और बी पार्ट में आपको बताना है कि जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट्स का, और सेकंड में जीनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन का। या फिर और पार्ट में सी पार्ट में को बताना है कि अगर हम राउंड एंड व्रिंकल सीड्स लेते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा F1 और F2 जनरेशन का। अब यहाँ पे हमारा पेपर समाप्त होता है। आप इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आपका लेवल पता चल जाए कि आप प्री बोर्ड के लिए कितने से तैयार हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सोशल विद सुविधा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू।